नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के कुछ अन्य प्राचीन वंशों को देखेंगे। यानी कल तक हमने गुप्तोत्तर काल देखा, तो आप देखें कि गुप्त सत्ता का पतन होता है तो कल बहुत सारे राज्यों का आपने उदय देखा, है ना। जिस तरीके से आपने कन्नौज में मौखरी वंश देखा, थानेश्वर में वर्धन वंश देखा, दिल्ली हरियाणा वाले रीजन में आपने गुजरात में मैत्रेक व वल्लभी वंश देखे, असम में आपने कामरूप वंश देखा, है ना, और बंगाल में आपने गौड़ वंश देखा। दक्षिण की तरफ आ जाए तो बादामी के चालुक्य देखने को मिले। यानी ये तो आपको राज्य के स्तर पर देखने के मिल रहे थे, एक राज्य विशेष की बातें हो रही थी। अब मध्य प्रदेश में भी कुछ राज्यों का उदय देखने को मिलता है, वो भी कुछ वंश है, जैसे ओलिकर वंश हुआ अपना, परिवाजक वंश हुआ आपका, है ना। तो ये कुछ वंश हमें देखने को मिले। तो आज हम उन्हीं वंशों को एक एक करके यहाँ देखेंगे। यानी मध्य प्रदेश में भी कुछ कुछ जिलों में, है ना, जैसे अभी ओलिकर वंश देखने वाले हैं, तो इसका जो क्षेत्र होगा वो नीमच मंदसौर वाले में होगा। यानी अब हम मध्य प्रदेश के कुछ वंशों को यहाँ समझेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी वंश अब आज हम पढ़ाएंगे ये सब एमपी के अंदर ही हैं। तो चलिए पहला वंश लिखते हैं हम। सब छोटे छोटे हैं, ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, पर हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप देखें ओलिकर वंश। अब पीएससी क्या पूछेगा आपसे, ओलिकर वंश का क्षेत्र क्या है, इसके संस्थापक कौन है, इस तरीके से प्रश्न इसके आते हैं। या मध्य प्रदेश में इनका क्षेत्र क्या है। तो पहले तो हम इनका क्षेत्र ही देखेंगे। तो क्षेत्र देखें हम, तो क्षेत्र तो इनका नीमच मंदसौर है। क्योंकि आप एक हम डायग्राम में हम हर चीज़ दिखाते हैं आपको एमपी की, तो यहाँ भी आप उसको समझें। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस तैयारी में। तो ये जो रीजन है नीमच मंदसौर का रीजन आपको स्पष्ट है। ये जो ऊपर नीमच है, नीचे मंदसौर है, यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ ओलिकर वंश हमें देखने को मिलता है। तो ओलिकर वंश आया कहाँ से, तो इनकी उत्पत्ति देखी जाएगी तो ये गुप्तों के सामंत रहे, है ना। सत्ता कमजोर होती है तो सामंती क्या होते हैं, छोटे से राज्य में अपना खुद का एक वंश चलाने लगते हैं। तो ये इनका रीजन हुआ। अब हम देखेंगे इसमें उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आई। लिखेंगे आप गुप्तों के सामंत रहे, गुप्तों के सामंत रहे। अब जब गुप्त कमजोर हुए तो इन सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता एक स्थापित कर ली। इनका संस्थापक देखा जाए, संस्थापक के बाद हम वास्तविक संस्थापक भी यहीं देख लेंगे। और राजधानी, यही सब प्रीलिम्स में इस तरीके से प्रश्न बनेंगे आपको, क्योंकि एमपी की हिस्ट्री है यही। इनको तो आपको ध्यान रखने है, क्योंकि बाकी जो हमने कल बताया था वो तो आप भारतीय इतिहास में देखते ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं संस्थापक की बात आती है तो वो है आपके जयवर्मन। जयवर्मन संस्थापक हो गए। वास्तविक संस्थापक की बात देखी जाए तो यशोवर्मन है। और राजधानी देखी जाए तो दसपुर है। दसपुर कहाँ पड़ता है, मंदसौर में। और यदि हम एक चीज़ और बोली जाए कि हमें इसका एविडेंस कहाँ से मिला साक्ष्यों के रूप में, तो वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो, स्रोत या साक्ष्य हमें दसपुर के अभिलेख से मिला है। साक्ष्य या स्रोत, इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो हम कह सकते हैं कि दसपुर अभिलेख से मिलती है। अब हम कुछ प्रमुख शासकों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगली सब हेड डाल लें आप, प्रमुख शासक, या इसको हम पूरा लिखा दे रहे हैं, आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और पूरा वंश आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रमुख शासक यहाँ के, तो पहले तो आपके जो संस्थापक थे जयवर्मन ही हो जाएंगे। अच्छा, इसमें आप जब याद करने की बात आएगी तो पहले और आखिरी या जो शासक ने कुछ विशेष कार्य किया उनको ही आप ध्यान रखेंगे। जयवर्मन के बाद आपके सिंहवर्मन शासक देखने को रूप में मिलते हैं हमें। सिंहवर्मन के बाद हमें नरवर्मन मिलते हैं।
नरवर्मन में एक फैक्ट लिखेंगे हम कि इनका जो शिलालेख हमें मिला है वो मालव संवत 410 का मिला है। तो सर्वप्रथम शिलालेख लिखेंगे इनके बारे में। सर्वप्रथम शिलालेख मालव संवत 410 एडी का मिला है। ठीक है। अब नरवर्मन के बाद हम देखें अगला शासक जो आता है वो आता है आपका यशोवर्मन। ये इसका शक्तिशाली होता है इस वंश का, यशोवर्मन। तो इसके बारे में जानेंगे आप। यशोवर्मन में जानेंगे वास्तविक है ये, यानी इसको हम वास्तविक संस्थापक बोले, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संस्थापक, या इसी को हम शक्तिशाली भी बोलेंगे। मतलब इस वंश का वास्तविक संस्थापक और क्या है जी, शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली है तो कुछ इसने ऐसा किया होगा, तो इसके बारे में लिखें। इसने हूण शासक तोरमाड़ के पुत्र मीहर कुल को पराजय किया था, और पराजय करने के बाद इसने अपना जो क्षेत्र है, अभी ये लोग कहाँ हैं, अभी ये लोग नीमच मंदसौर में, और अपना क्षेत्र बढ़ाकर मालवा तक आ गया था। कौन, यशोवर्मन। तो इसके बारे में लिखेंगे हम। इसने हूण शासक तोरमाड़ का पुत्र मिहिर कुल को पराजित किया और पश्चिमी मालवा तक विस्तार कर लिया। इसमें पश्चिमी मालवा तक विस्तार किया। ठीक है। तो ये आपने जाना, मतलब इनका जो क्षेत्र है वो उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया, क्योंकि आपको याद हो तोरमाड़ का हमें जो एविडेंस मिलता है वो सागर से मिलता है, एरण से। अब अगला हम एक नोट लिख लेंगे यहाँ। अच्छा, ये चीज़ अभी लिखी आपने। अब क्या होता है कि इसने मालवा तक तो अपना शासन कर लिया है, परंतु कुछ समय के बाद मीहर जो कुल होता है वो शक्तिशाली होता है, और धीरे धीरे अपना शक्ति बढ़ाते हुए इसके बाद वो मालवा तक क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। यानी कौन कब्जा कर लेता है, मीहर कुल। और मीहर कुल का जो बढ़ता हुआ एरिया देखते हुए गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य, आपको याद हो, उन्होंने हूण शासक मीहर कुल को हराया था, वो हूण सत्ता को छिन्न भिन्न कर दिया था। ठीक है ना। इसलिए गुप्तों में, गुप्त के उत्तराधिकारियों में हम बालादित्य को ही देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हूणों को, साम्राज्य को वहाँ से खदेड़ा था एक टाइप से। तो अभी आपने देखा कि यशोवर्मन ने पहले मीहर कुल को हटाकर अपना क्षेत्र मालवा तक बढ़ाया। अब क्या हो रहा है, परंतु अगला फैक्ट लिखेंगे आप। परंतु मीहर कुल अपनी शक्ति बढ़ाते हुए पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लेता है। ठीक है। यानी मीहर कुल ने दोबारा फिर से मालवा की तरफ अपना विस्तार कर लिया, पर वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया, क्योंकि कभी गुप्त चल रहे हैं, गुप्तों का उत्तराधिकारी ही चल रहे हैं, यानी गुप्तों की सत्ता कमजोर की स्थिति में ही है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं किंतु गुप्त शासक या सम्राट गुप्त, जैसा लिख लें, गुप्त शासक सम्राट नरसिंह, कल हमने बताया भी था, यदि आपने कल का क्लास देखा हो, बालादित्य ने हूणों को मालवा से खदेड़ा या हराया, खदेड़ा लिखें आप तो, और मीहर कुल को भी पराजित किया,
भी पराजित किया। और इसके बाद भानुगुप्त वगैरह आते हैं। तो आपने देखा कि ये आपको जो हमने कल बताया था वो आज आपको यहाँ लिंक मिल गई है। क्या होता है, यशोवर्मन जो होता है हुणों को हराता है, यानी मिहिरकुल को हराता है, तोरमाड़ के पुत्र को हराने के बाद वो मालवा तक कब्जा करता है। परंतु कुछ समय बाद अपनी शक्ति ये बढ़ाता है, दोबारा मालवा की तरफ बढ़ता है। परंतु गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य क्या करते हैं, दोबारा इसको यहाँ से हरा देते हैं और मालवा वाले रीजन से भगा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसमें मिहिर कुल के बारे में जो हमें एविडेंस मिलते हैं, इसको हम नोट में कहीं लिखा दे रहे हैं आपको। या इसको थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये तो सब लिख ही लिया आपने। अब अभी ये चल ही रहे हैं, तो यहाँ एक नोट लिख लें आप। इसके लिखने के बाद नोट में लिखेंगे आप मिहिर कुल का ग्वालियर अभिलेख। मिहिर कुल का अभिलेख ग्वालियर से प्राप्त हुआ। का अभिलेख ग्वालियर से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हमने आपको नोट में बता दिया। अभी हम क्योंकि आपको हुण का आक्रमण बताएंगे एमपी के संदर्भ में, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। अब एक पॉइंट और लिख लें आप इसके बारे में। इसका 10, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, दसपुर अभिलेख से। तो दसपुर अभिलेख में, दसपुर अभिलेख के अनुसार या दसपुर अभिलेख में वर्णित है कि इसने अपने शक्ति का विस्तार, अब भले आपको अतिशयोक्ति लगे पर लिखा है तो हम बता रहे हैं, अपनी शक्ति का विस्तार लोहित यानी ब्रह्मपुत्रा की बात कर रहे हैं हम, पुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत, कहाँ की बात हो रही है, महेंद्र पर्वत कहाँ है, उड़ीसा तक, तथा हिमालय से लेकर या उत्तर में हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक इसकी शक्ति थी। मतलब इसकी क्या कह सकते हैं, पर इसके भूभाग पर विजय था। समुद्र तक के भूभाग पर विजय था, भूभाग पर अधिकार था या विजय की। ऐसा कहाँ बात वर्णित है, ये आपकी यशोवर्मन की जो बात है वो ग्वालियर से दसपुर अभिलेख से है ना, जो आपका लिखा है दसपुर अभिलेख में ये बात लिखी हुई है। क्योंकि उस समय कोई राजा नहीं होगा इतना ताकतवर, इसलिए क्योंकि गुप्तों की सत्ता कमजोर है मध्य प्रदेश में, पर अब ऐसा लिखा हुआ है वहाँ, तो हमने आपको बता दिया फैक्ट के रूप में। अब अगले शासक जो आपको देखने को मिलेंगे, ये आप इसको स्क्रीनशॉट लें। मिहिर कुल के बाद, यशोवर्मन के बाद जो अंतिम शासक है उनको और आप लिखें, बंधुवर्मन। ये अंतिम है। तो आपको अंतिम शासक और प्रथम शासक तो ध्यान रखना है, और शक्तिशाली। इनके संदर्भ में एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने मंदसौर में भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये बात कहाँ लिखी है, दसपुर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा ओलीकर वंश को ध्यान रखना था। फिल्म्स में किस तरीके प्रश्न होंगे,
इसमें होगा कि इसका क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इनका शासन था। तो बिल्कुल सिंपल है, नीमच मंदसौर के क्षेत्र। राजधानी पूछे दसपुर है, प्रमुख शासकों में पूछे तो जयवर्मन संस्थापकों में हो गए, वास्तविक पूछे तो यशोवर्मन हो जाएंगे, अंतिम पूछे तो बंधुवर्मन हो जाएंगे, है ना। और सूर्य मंदिर की बात आए तो ओलिकर वंश के शासकों ने ही बनवाया है। इनके हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें दसपुर अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये साधारण सी बातें थी जो आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद हम अगली क्लास में आपके परिवाजक वंश, उच्चकल वंश और एक वंश और है आपका पांड्य वंश, यानी नेक्स्ट क्लास में हम 3 वंश को अभी देखेंगे। इसको आप छोटे से वीडियो के रूप में पहले ओलिकर वंश को जानें। आज के लिए धन्यवाद।